क्या ममनुआ एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है? मेजर चावर ने पूछा। यस सर, वहां मौजूद गार्ड्स पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश कर रहे हैं। मैंने मजीद 2 दर्जन गार्ड्स भी इनकी मदद के लिए भेजे हैं। मुझे यकीन है 40-50 गार्ड्स की निगाहों से बचकर 6 दुश्मन एजेंट तो क्या एक भी प्रोजेक्ट की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा और ना ही कोई बचकर वापस जाएगा। जवाब में कैप्टन राज कपूर ने जोशीले लहजे में कहा, ठीक है, कामयाबी की खबर मिलते ही मुझे इत्तला कर देना। मेजर चावर ने सर हिलाते हुए आखिरी जुमला कहा और फोन ऑफ करके नया सिगरेट कुछ लगाने की गर्ज के बाद वो सोच रहा था कि सिक्योरिटी इंचार्ज ने दरपेश खतरे यानी पाकिस्तानी एजेंटों के किला कमा करने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं और अब पाकिस्तानी एजेंटों का अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर दुश्मन कामयाब हो गए तो ये दुश्मन की खुशनसीबी और काफरिस्तान की बदकिस्मती होगी कि पाकिस्तानी एजेंटों के हाथों काफरिस्तान को इतना अजीम नुकसान पहुंचता, जिसका अजाला सिर्फ इसी तरह मुमकिन हो सकता है कि इनकी फौजें पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे और इसकी ईंट से ईंट बजा दे। काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम का इंतजार करते करते 40 मिनट गुजर गए तो मेजर चावन उकता गया। उसे ख्याल आया कि वो मेजर अनिल से राब्ता कायम करे, मगर इसी लम्हे एक ऑपरेटर ने हेलीकॉप्टर की आमद की इत्तला दी तो मेजर चावन ने इस ऑपरेटर के सामने नस्ब स्क्रीन की तरफ देखा और इत्मीनान का सांस लिया। स्क्रीन पर एक हेलीकॉप्टर प्रवास करता दिखाई दे रहा था। बॉस, हेलीकॉप्टर हमारे फ्लाई जोन में दाखिल हो चुका है, ऑपरेटर ने पलटकर मेजर की जानिब देखते हुए मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, मैं हेलीकॉप्टर पैड पर जा रहा हूँ, मेजर चावर ने सर हिलाते हुए कहा और अपनी कुर्सी से उठकर कंट्रोल रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे से बाहर आया तो दरवाजे के पास खड़ा ग्रीन कलर यूनिफॉर्म वाला मुसल्ला गार्ड यकदम मुस्तैद हो गया। मेरे साथ आओ, मेजर चावर ने गार्ड से तहकुमाना लहजे में कहा और राहदारी में बाएं जाने बढ़ने लगा। इस तरफ बरामदा था, वो बरामदे में पहुंचा तो वहां खड़े गार्ड ने इसे सल्यूट किया और मेजर चावन हाथ के इशारे से इसके सलाम का जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। गार्ड इससे 2 कदम पीछे चल रहा था। बरामदे से बाहर आकर मेजर चावन इमारत के साथ साथ दाएं जाने बढ़ने लगा। इस इमारत के सामने चंद कदम के फासले पर प्रोजेक्ट की दूसरी इमारतें थी और इन इमारतों के एक पहलू पर अजीमुशान मिसाइल यूनिट वाक़ था, जबकि दाएं जानिब इमारतों के एख्तिताम पर एक वसी एयरबेस वाक़ था। रनवे पर एक बमबार तैयारा खड़ा था, जबकि रनवे की दूसरी जानिब कुछ फासले पर एक ही कतार में 10-12 मिसाइल बरदार जंगी तैयारे खड़े थे जो मिसाइलों से लैस थे और हर तैयारे के पास एक एक गार्ड ड्यूटी दे रहा था। रनवे पर भी चंद मुसल्लह गार्ड्स ठहर रहे थे। मेजर चावन रनवे पर पहुंचा तो वहां से कुछ दूर एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था। इस जगह सिक्योरिटी इंचार्ज भी चंद गार्ड्स के साथ मौजूद था और उनकी तवज्जो हेलीकॉप्टर की तरफ मरकूज थी। मेजर चावन के वहां पहुंचने तक हेलीकॉप्टर उतर गया और इसके प्रोपेलर की गर्दी सुस्त पड़ने लगी। मेजर चावन को देखकर सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन राज कपूर सफेद वहां मौजूद तमाम गार्ड्स ने मेजर को सल्यूट किया। मेजर चावन हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहा था जिसमें पायलट और इसके अकब में बैठे चंद अफराद दिखाई दे रहे थे। चंद लम्हों बाद पायलट हेलीकॉप्टर से उतरा और उन लोगों की तरफ बढ़ा तो मेजर चावन समझ गया कि वही मेजर अनिल है। चुनाचे वो अपनी जगह से आगे बढ़ा और इसने मेजर अनिल को हेलो कहते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मेजर अनिल ने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। मैं मेजर चावन हूँ, मेजर चावन ने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया, क्योंकि ये इनकी पहली मुलाकात थी। मुझे अनिल कहते हैं, आपसे मुलाकात करके मुझे खुशी हो रही है, जवाब में मेजर अनिल ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर इसने सिक्योरिटी इंचार्ज और गार्ड्स की तरफ देखा तो इंचार्ज ने इसे सल्यूट किया। वहां खड़े गार्ड्स ने भी इसकी पैरवी की। ये सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन राज कपूर है, मेजर चावन ने हाथ से सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, मगर सूरत से तो ये मुझे राज बब्बर लग रहे हैं। मैं राज बब्बर की अदाकारी से बेहद मुतासिर हूँ, मेजर अनिल ने चौंकते हुए कहा और आगे बढ़कर कैप्टन राज कपूर से हाथ मिलाया। थैंक यू सर, वैसे मेरी सूरत राज बब्बर से काफ़ी मुख्तलिफ है, कैप्टन राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी बब्बर से मुख्तलिफ नहीं है। यकीनन तुमने पाकिस्तानी एजेंटों को मौत के घाट उतार दिया होगा। उनकी लाशें कहाँ हैं? मेजर अनिल ने तारीफी अंदाज में कैप्टन राज कपूर की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी सर, अभी वो हमारे एरिया में नहीं पहुंचे, कैप्टन राज कपूर ने कदरे शर्मिंदगी से कहा। ओ नहीं पहुंचे? मुझे वो रास्ते में भी कहीं नजर नहीं आए, मेजर अनिल ने चौंकते हुए कहा और मेजर चावन की तरफ देखा। फिक्र मत करें मेजर अनिल, कैप्टन राज के मतहत सारे इलाके में पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश कर रहे हैं। आप चाहें तो इनसे तफसील मालूम कर लें। आप कैप्टन राज आपके अंडर काम करेंगे। आप दुश्मन एजेंटों की तलाश में जो दिल चाहें इक़दामात करें। कैप्टन राज और तमाम सिक्योरिटी स्टाफ आपका अहकामात पर अमल करेंगे, मेजर चावन ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सर, मेजर अनिल ने कहा और पलटकर हेलीकॉप्टर में बैठे अफराद को हाथ के इशारे से बाहर आने को कहा तो इसके मातहत एक एक करके हेलीकॉप्टर से उतरने लगे
उनकी तादाद 6 से ज्यादा न थी और इनमें एक नौजवान और खूबसूरत सी औरत भी थी। कैप्टन राज कपूर और मेजर चावन सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स की तरफ तवज्जो से देख रहे थे। मेजर अनिल, क्या ये इत्तेफाक ही है कि 6 पाकिस्तानी एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए आप 6 मेंबर्स को लाए हैं? मेजर चावन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेजर चावन, मैं दानिस्ता ज्यादा मेंबर्स को नहीं लाया। मेरे साथ ही पाकिस्तानी एजेंटों से किसी तरह भी काम नहीं है। वैसे भी सीक्रेट सर्विस का एक असूल ये है कि एक दुश्मन को ज़ेर करने के लिए सिर्फ एक मेंबर को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मुकाबले में हमारा एक ही मेंबर मारा जाएगा तो हमें ज़्यादा सदमा नहीं होगा और सिर्फ एक की अर्थी को कंधा देना पड़ेगा। मेजर अनिल ने वजाहत से कहा, क्या ये खतून भी आपके मातहत हैं? मेजर चावन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए पूछा। नहीं, ये चीफ कर्नल चावला की साहबजादी हैं और क्रीमिया से सरागानी की खसूसी तरबियत लेकर आई हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल केसेस में कर्नल चावला इनकी आला सलाहियतों से फ़ायदा उठाते ये सिर्फ मुजरिम की बू सूंघकर बता देती हैं कि मतलूबा मुजरिम कहाँ और कितने फासले पर मौजूद हैं। जब से ये क्रीमिया से वापस आई है, हमें सुराग रसां कुत्तों की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इन पर उठने वाले हराजात की बचत हो गई है। मेजर अनिल ने मुसलसल बात करते हुए कहा तो वो औरत होंठ चबाते हुए मेजर अनिल को खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगी, जबकि मेजर चावन, कैप्टन राज और गार्ड्स हैरत से आंखें फाड़े इस औरत की तरफ देख रहे थे। बहुत खूब, इंतहाई हैरत अंगेज, क्या मैं इनसे तारुफ हासिल कर सकता हूँ? मेजर चावन ने मुतासिर लहजे में कहा। सॉरी, वो पहले ही मुझे गुस्से से घूर रही हैं कि मैंने इनकी खूबियों से आपको क्यों आगाह कर दिया है, क्योंकि ये खुद सीक्रेट एजेंटों से भी ज्यादा खुद को सीक्रेट रखती हैं। चीफ ने दुश्मन एजेंटों की तलाश में हमारी मामनत के लिए इन्हें हमारे साथ भेजा है, ताकि अगर दुश्मन प्रोजेक्ट की किसी इमारत में यहाँ के मुलाजमों के मेकअप में मौजूद हों तो मिस पिशपा इनकी बू सूंघ का निशानदेही कर दें। क्यों मिस पिशपा, क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? मेजर अनिल ने आखिरी जुमला खातून की तरफ देखकर कहा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। ओ, क्या प्रोजेक्ट के अंदर भी दुश्मन की मौजूदगी का अमकान है? मेजर चावन ने चौंकते हुए पूछा। सीक्रेट एजेंट किसी भी अमकान को नजरअंदाज नहीं करते मेजर चावन, वो हर ऑपरेशन पर गौर करते और हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं। चुनाचे हमने यही नतीजा अहज किया है कि चूंकि पाकिस्तानी एजेंट इस तरफ आते हुए गायब हो गए हैं, इसलिए मुमकिन है कि वो ममनुआ एरिया में चंद गार्ड्स पर काबू पाकर और मेकअप से खुद को इनका हमशक्ल बनाकर प्रोजेक्ट में दाखिल हो गए हों और वारदात करने के लिए रात का यह सर्च ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मिस पिशपा हमारे साथ है। हम निस्फ घंटा के अंदर अंदर दुश्मन एजेंटों के परखचे उड़ा डालेंगे। फिलहाल कैप्टन राज दुश्मन को प्रोजेक्ट एरिया के बाहर तलाश करने जाएगा, जबकि हम पूरे प्रोजेक्ट में घूम फिर कर इन्हें तलाश करेंगे। मेजर अनिल ने तफसील से मेजर चावन को प्रोग्राम बनाते हुए कहा। ऑल राइट, मैं अभी खतरे का साइन ऑन कर देता हूँ, मेजर चावन ने इस्तराब भरे लहजे में कहा। ओ नो मेजर रावन, सॉरी मेजर चावन, ये गलती हरगिज ना कीजिएगा, मेजर अनिल ने तेजी से कहा। गलती? लेकिन प्रोजेक्ट खतरे में है, मेजर चावन ने सटपटा कर कहा। अफसोस कि आप सीक्रेट एजेंट नहीं हैं, वरना फौरन मेरा मतलब समझ जाते। भगवान के बंदे, अभी तो मिस पिशपा ने अपनी नाक का इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया और आप घबरा गए हैं, और फिर हम लोग अचानक ही पाकिस्तानी एजेंटों की गर्दन दबोचना चाहते हैं ताकि वो हरकत ना कर सकें। खतरे के सायरन से प्रोजेक्ट का सारा अमला खौफजदा हो जाएगा और हर तरफ अफरा तफरी और भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, तो हमें दुश्मन तक पहुंचने में कामयाबी हासिल ना हो सकेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी एजेंट भी होशियार हो जाएंगे और हो सकता है वो वक्त से पहले ही खुदकुश हमला कर दें। मेजर अनिल ने उसे समझाते हुए कहा तो मेजर चावन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, खुदकुश हमला? क्या वो खुद को भी हलाक कर देंगे सर? कैप्टन राज कपूर ने खौफजदा सी आवाज में पूछा। बिल्कुल ऐसे ही तो दुश्मन ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए सिर्फ 6 अफराद को नहीं भेजा। यकीनन दुश्मन एजेंटों ने खुदकुश जैकेट्स बैन रखी होंगी, क्योंकि इनके हाथ में और कोई सामान या असलहा नहीं होगा, और अगर वो प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हुए तो सायरन बचते ही खुद को ब्लास्ट कर देंगे। इसलिए अब तुम लोग मजीद ताहीर मत करो और इनकी तलाश में फौरन रवाना हो जाओ। हम इस पुष्पा की मदद से प्रोजेक्ट के अंदर का खोज लगाते हैं। अगर यहाँ उनका कोई सुराग ना मिला तो फिर हम उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन चूंकि खुफिया है, इसलिए हम फौरन ही गार्ड्स की यूनिफॉर्म ले आओ। हेलीकॉप्टर में ही हम लिबास तब्दील करके प्रोजेक्ट का सर्वे करेंगे, ताकि किसी को भी हम पर शुबा न हो कि हम बाहर से आए हैं। यूनिफॉर्म देखकर पाकिस्तानी एजेंटों को भी हमसे खतरा महसूस नहीं होगा। मेजर अनिल ने मुसलसल बात करते हुए वजाहत की। ओके कैप्टन राज, इन्हें यूनिफॉर्म मंगवा दो और तुम मेजर अनिल की हदायत पर अमल करो। मेजर चावन ने कैप्टन राज कपूर को हुक्म दिया तो कैप्टन राज ने एक गार्ड को सिक्योरिटी ऑफिस की इमारत से यूनिफॉर्म लाने की हदायत की और बकिया गार्ड्स के साथ तेजी से एक तरफ चल दिया। मुझे इजाजत दीजिए मेजर अनिल, कामयाबी के बाद मुझे जरूर खुशखबरी दीजिएगा। मेजर चावन ने मेजर अनिल से हाथ मिलाते हुए कहा और वापस कंट्रोल रूम की तरफ चल दिया। कंट्रोल रूम इंचार्ज के जाने के बाद मेजर अनिल की मेकअप में इमरान और इसके साथी तनहा रह गए, तो इमरान ने इन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया और फिर खुद भी पॉलिस सीट पर आ बैठा। अब इन्हें इस कार का इंतजार था
جو ان کے لیے یونیفارم لینے جا چکا تھا۔ بہت بکواس کی ہے تم نے عمران کے بچے۔ عمران کے عقب میں بیٹھی جولیا نے موقع پا کر غضبناک لہجے میں عمران سے کہا، ارے میں نے میجر چاون سے بچوں کا تو ذکر نہیں کیا تھا جو تم اتنی سلاح پا ہو رہی ہو۔ عمران نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں کسی دن تمہارا ساتھ توڑ ڈالوں گی بےہودے۔ جولیا نے ٹیپو کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر گھراتی ہوئی آواز میں کہا، عمران صاحب صلاح پا غلط ہے، سیخ پا کہیں۔ صدیقی نے عمران کو مزید بولنے پر اکسانے کے لیے کہا، یا تم چسکے لینے کی بجائے کام پر توجہ دو، فوری طور پر ٹائم پر، بموں پر، وقت پر ایڈجسٹ کر لو۔ تم لوگوں کے لیے اتنی آسانی اور سہولتیں حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اطمینان سے گپیں ہانکتے رہو اور ہمیں واپس جانے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ عمران نے ناگوار سے لہجے میں کہا تو تمام ممبرز نے اس کی ہدایات کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ صحرا میں خود پر میجر انیل کا میک اپ کرنے کے بعد عمران نے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ پروجیکٹ پر پہنچ کر وہ کس انداز میں کام کرے گا تاکہ لڑائی بڑائی اور بھاگ دوڑ میں وقت ضائع نہ ہو۔ عمران نے اسی پروگرام کے تحت میجر چاون سے بات کی تھی اور اتفاق سے میجر چاون سیکیورٹی انچارج کے ساتھ خود لینڈنگ اسپاٹ پر موجود تھا، ورنہ عمران کو کنٹرول روم میں جا کر اس سے ملاقات کرنی پڑتی۔ چند منٹ بعد سیکیورٹی گارڈ یونیفارم کا ایک بندل اٹھائے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچا تو اتنی دیر میں عمران اور اس کے ساتھی ٹائم بموں پر عمران کا بتایا ہوا وقت ایڈجسٹ کر چکے تھے۔ عمران کے اشارے پر چوہان نے باہر آ کر گارڈ سے یونیفارم کا بنڈل ریسیو کیا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور کسی کو بھی ہمارے بارے میں ہرگز نہ بتانا، عمران نے گارڈ سے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو گارڈ پلٹ کر چل دیا۔ عمران کی ہدایت پر ٹیپو سمیت تمام ممبرز نے اپنے پہنے لباسوں پر یونیفارم پہن لی۔ عمران نے بھی یونیفارم پہنی، مشین گن نے کندھوں سے لٹکاؤ اور ریوالور جیب میں، کہیں بھی ایمرجنسی ضرورت پڑے تو صرف ریوالور استعمال کیا جائے تاکہ فائر کی آواز نہ پھیلے۔ دو دو کے جوڑے میں جاؤ اور پورے پروجیکٹ میں کام مکمل کر کے نصف گھنٹے کے اندر اندر واپس آؤ تاکہ ہم بروقت دارالحکومت پہنچ سکیں، عمران نے ممبرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹیپو ہیلی کاپٹر میں ہی رہے گا، اس کا اتنا ہی تعاون کافی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں پلیز، ٹیپو نے تیزی سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ نہیں پیارے، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد دوسرا ٹیپو بھی شہید ہو گیا تو تمہارا کریڈٹ بھی سلطان کو جائے گا، جبکہ میری خواہش ہے کہ ٹیپو سلطان کے بعد تم غازی ٹیپو کے نام سے تاریخ میں جانے جاؤ، لہٰذا تم ہیلی کاپٹر کی حفاظت کرو گے اور کس کو اس پہ سوار نہیں ہونے دو گے تاکہ بے ہوش پڑے میجر انیل پر کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ کیا سمجھے؟ عمران نے مزاحیہ لہجے میں کہا تو ٹیپو نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ جولیا، تم نے پشپا کا رول ادا کرنا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر تم بلی کی طرح دودھ کی بو کو سونگھ سکو، عمران نے جولیا سے شوخ لہجے میں کہا تو جولیا غصے سے اسے گھورنے لگی، مگر عمران پلٹ کر ہیلی کاپٹر سے اترنے لگا تو وہ بے بسی سے ہونٹ چباتی ہوئی اٹھی اور ہیلی کاپٹر سے باہر آ کر عمران کے ساتھ عمارتوں کی جانب چل دی۔ سیکرٹ سروس کے دوسری ممبرز بھی دو دو کے گروپ میں ہیلی کاپٹر سے اتر کر ہیلی پیڈ کے پہلو میں واقع مختلف عمارتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ کنٹرول روم میں بیٹھا میجر چاون سکرین پر انہیں دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ اگر مس پشپا کی مدد سے سیکرٹ سروس پاکیزیائی ایجنٹوں کا سراغ لگانا چاہتے ہیں تو پشپا کے ساتھ صرف میجر انیل کیوں جا رہا ہے، دوسرے ممبرز پشپا کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ پشپا کی اس صلاحیت پر بھی کہ وہ محض بو کے ذریعے دشمن ایجنٹوں کی نشاندہی کر سکتی ہے، میجر چاون کی حیرت برقرار تھی اور ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ آخر پشپا کسی شخص کی بو کیسے محسوس کر سکتی ہے، جبکہ یہ خصوصیت صرف جانوروں میں ہی پائی جاتی ہے کہ وہ مطلوبہ شخص کی بو محسوس کر سکیں۔ یہی کچھ سوچتا ہوا وہ اسکرینوں پر سیکرٹ سروس کے مختلف تینوں گروپوں کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں تینوں گروپ تین مختلف عمارتوں میں داخل ہوئے اور اسکرین سے آؤٹ ہو گئے تو میجر چاون نے طویل سانس لیا اور ایک سگریٹ سلگانے لگا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، میجر چاون بول رہا ہوں، میجر چاون نے ایک دو لمحوں بعد ریسیور اٹھا کر کہا۔ جنرل شاستری بات کر رہا ہوں، میجر چاون، دوسری طرف سے پروجیکٹ انچارج کی آواز سنائی دی۔ یس سر، حکم فرمائیے، میجر چاون نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا میجر انیل کا ہیلی کاپٹر ابھی نہیں پہنچا؟ جنرل شاستری نے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ آ چکے ہیں سر اور اب پروجیکٹ میں دشمن ایجنٹوں کو تلاش کر رہے ہیں، میجر چاون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پروجیکٹ میں تو کیا پاکیزیائی ایجنٹ پروجیکٹ میں داخل ہو چکے ہیں؟ جنرل شاستری کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں جناب، لیکن میجر انیل نے شبہ ظاہر کیا ہے کیونکہ دشمن ایجنٹ راستے میں اسے کہیں نظر نہیں آئے اور نہ ہی ہمارے گارڈز انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیس بدل کر گارڈز کے روپ میں پروجیکٹ کے مختلف حصوں میں پھیل چکے ہوں اور اپنے مشن پر عمل کرنے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ کوئی ایسا موقع کہ جب وہ مشن مکمل کر کے یہاں سے کسی رکاوٹ کے بغیر فرار ہو سکے، میجر چاون نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ نان سینس، اگر وہ لوگ پروجیکٹ کے اندر موجود ہیں تو خطرے کا سائرن کیوں نہیں بجایا گیا؟ جنرل شاستری نے غصے سے کہا۔ سائرن بجایا گیا ہے تو پھر دشمن تاخیر کیے بغیر خود کو اڑا ڈالیں گے سر، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، یہی وجہ ہے پاکیزیا میں روزانہ خودکش دھماکے ہو رہے ہیں۔
मेजर चावल ने जवाब में कहा, ओ मगर खुद कुछ धमाके तो दहशत गर्द करते हैं, ये तो सीक्रेट एजेंट हैं और सीक्रेट एजेंट अपने मुल्क के लिए इंतहाई कीमती और अहम पर्सन होता है, जबकि पाकिस्तानी एजेंटों ने मिशन की तकमील के बाद वापस भी जाना है। जनरल शास्त्री की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी, यस सर, लेकिन मेजर अनिल ने हदसा जाहिर किया है कि जब सायरन सुनकर पाकिस्तानी एजेंटों को अपने पकड़े जाने का खतरा हुआ तो वो प्रोजेक्ट को फौरन ही तबाह करने के लिए अपने जिस्मों पर मौजूद बारूदी जैकेट्स को ब्लास्ट कर देंगे। चुनाचे मेजर अनिल उन्हें खामोशी से दबोचना चाहता है ताकि इन्हें जैकेट्स ब्लास्ट करने का मौका ना मिले। मेजर चावल ने मेजर अनिल का हवाला देते हुए कहा, क्या ये अजीब बात नहीं है कि मेजर अनिल ने पहले होते ही कहा था कि अगर दुश्मन एजेंट नो गो एरिया में कहीं भी दिखाई दे तो इन्हें फौरन शूट कर दिया जाए, लेकिन अब वो इन्हें जिंदा पकड़ना चाहता है। जनरल शास्त्री ने इतराज करते हुए कहा, सर, ये हुक्म प्रोजेक्ट से बाहर पाकिस्तानी एजेंटों को पकड़ने के लिए था। अगर फायरिंग से इनकी बारूदी जैकेट्स ब्लास्ट हो जाती तो सिर्फ हमारे चंद गार्ड्स ही मरते और प्रोजेक्ट को कोई नुकसान ना पहुंचता, जबकि प्रोजेक्ट के अंदर बारूद ब्लास्ट होने से अजीम तबाही का फैलना यकीनी बात है। आपको पता है कि एक टाइम बम की निस्बत खुद कुछ जैकेट कई गुना ज्यादा तबाही फैलाती है, मेजर चावल ने जवाब में वजाहत करते हुए कहा और सिगरेट का कुछ लिया। ये तो वाकई खतरनाक बात है। मेजर चावन के पाकिस्तानी एजेंट खुद कुछ जैकेट्स पहने हुए हैं, मगर मेजर अनिल इन्हें जैकेट ब्लास्ट करने का मौका दिए बगैर कैसे गिरफ्तार करेगा, जबकि दुश्मन इन्हें फौरन पहचान सकता है। जनरल शास्त्री ने तशवीश भरे लहजे में कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है सर, मेजर अनिल के साथ सीक्रेट सर्विस के चीफ की साहबजादी पुष्पा भी है। मेजर चावल ने मुस्कुरा कर कहा, क्या क्या यानी कर्नल चावला की बेटी, या वो भी सीक्रेट सर्विस की मेंबर है? दूसरी तरफ से जनरल शास्त्री की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी, यस सर, वो मेंबर तो नहीं है, लेकिन मुजरिमों की तलाशी में कभी भी मिस पुष्पा से काम लिया जाता है। इसीलिए कर्नल चावला ने इसे सीक्रेट सर्विस की टीम के साथ भेजा है ताकि पुष्पा मुजरिमों की निशानदही कर सके। मेजर चावल ने जवाब देते हुए कहा, ओ मगर वो कैसे निशानदही कर सकती है मेजर चावल, क्या इसके पास तिलस्मी चिराग या मावराई कुव्वतें हैं? जनरल शास्त्री ने हैरत भरे लहजे में कहा, यही समझ लें सर, मिस पुष्पा को भगवान ने ऐसी सलाहियत अता की है कि वो सिर्फ सूंघकर बता सकती है कि मुजरिम कहाँ और कितने फासले पर छुपा हुआ है। मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तानी एजेंट प्रोजेक्ट के अंदर छुपे हुए तो मिस पुष्पा इनकी बू से इनका खोज लगा लेगी। अब वो मेजर अनिल के साथ मिसाइल वर्कशॉप की इमारत में मौजूद है, जबकि सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबर्स दूसरी इमारतों में पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश कर रहे हैं और कैप्टन राज कपूर को प्रोजेक्ट से बाहर भेज दिया गया है ताकि अगर दुश्मन अभी बाहर ही है तो इसे वहीं खत्म कर डाले। कर्नल चावला ने अच्छा किया कि पुष्पा को मेजर अनिल के साथ भेज दिया, मेजर चावला ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इंतहाई हैरत अंगेज खूबी है पुष्पा की, जनरल शास्त्री की आवाज सुनाई दी। वाकई सर, मैं खुद हैरान हूँ। मेजर अनिल का कहना है कि जब से मिस पुष्पा एक्रीमिया से सुराग रसानी की खसूसी तालीम और तरबियत मुकम्मल करके वापस काफिरिस्तान में आई है, सीक्रेट सर्विस को सुराग रसां कुत्तों की जरूरत नहीं पड़ी। मेजर चावल ने आहिस्ता से हंस कर कहा, खैर, अगर पुष्पा इस कदर अजीबोगरीब सलाहियत रखती है तो मैं मजीद तफसील कर्नल चावला से किसी वक्त मालूम कर लूंगा। जैसे ही मुजरिम गिरफ्तार हो मुझे मुतल्ला कर देना, ओके? जनरल शास्त्री ने आखिर में कहा और राब्ता खत्म हो गया तो मेजर चावल ने रिसीवर क्रेडल पर डाला और कंट्रोल रूम में नस्ब स्क्रीनों की तरफ देखते हुए सिगरेट फूंकने लगा। अब उसे मेजर अनिल की तरफ से कामयाबी की इत्तला का इंतजार था। स्क्रीनों पर मेजर अनिल और इसके मातहतों की मूवमेंट दिखाई दे रही थी। प्रोजेक्ट की तमाम इमारतों और खसूसी दाखिली रास्तों पर कैमरे नस्ब थे और स्क्रीनों पर इनमें दाखिल होने वाले या बाहर से आने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। इनमें सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स भी थे जो किसी भी इमारत में दाखिल होने के 2-3 मिनट बाद ही बाहर आकर दूसरी इमारत की तरफ बढ़ जाते थे। इनका एक ग्रुप एयर डिफेंस सिस्टम वाले मुकाम की जानिब जा चुका था, जबकि दूसरा ग्रुप मिसाइल यूनिट की तरफ बढ़ रहा था। जबकि मेजर अनिल और पुष्पा प्रोजेक्ट के स्मगलिंग और रिसर्च डिपार्टमेंट में दाखिल हो चुके थे। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे और अब तक सीक्रेट सर्विस वालों को शायद अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी, वरना वो फारिग हो चुके होते या कंट्रोल रूम में इत्तला देते। मजीद 5 मिनट बाद अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो, मेजर चावन बोल रहा हूँ। मेजर चावन ने रिसीवर उठाकर मखसूस लहजे में कहा। चावन, फौरन खतरे का सायरन बजा दो। दूसरी तरफ से जनरल शास्त्री की तहकुमाना आवाज सुनाई दी। ओ मगर सर, दुश्मन एजेंट सायरन सुनकर फौरन ही खुद को ब्लास्ट कर डालेंगे, मेजर चावन ने चौंकते हुए कहा। गधे हो तुम बेवकूफ के बच्चे, सीक्रेट सर्विस की चीफ कर्नल चावला की कोई बेटी भी नहीं है। जनरल शास्त्री की गिराहट भरी आवाज सुनाई दी। क्या? तो फिर मिस पुष्पा कौन है सर? क्या कोई आम मेंबर? मेजर चावल ने हैरत से मुंह फाड़ते हुए कहा। शट अप, अभी अभी कर्नल चावला की कॉल आई थी और वो मालूम कर रहे थे कि पाकिस्तानी एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। मैंने बताया कि उसकी बेटी और मेजर अनिल दुश्मन को प्रोजेक्ट के अंदर तलाश कर रहे हैं। तो कर्नल चावला ने बताया कि इसकी कोई बेटी नहीं है और ना ही सीक्रेट सर्विस में इसमें नाम की कोई मेंबर है। यकीनन कोई गड़बड़ है, क्योंकि कर्नल चावला ने मुझसे पहले मेजर अनिल को कॉल किया तो मेजर अनिल ने कॉल रिसीव नहीं की। लिहाजा कर्नल चावला ने हुक्म दिया है कि मेजर अनिल, पुष्पा और इसके साथियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हो सकता है कि वही पाकिस्तानी एजेंट हो और किसी तरह उन्होंने मेजर अनिल की टीम पर काबू पाकर खुद को मेकअप से
उन लोगों का हम शक्ल बना रखा हो, इसलिए तुम फौरन सायरन ऑन कर दो और गार्ड्स को इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दो, इन्हें बचकर ना जाने दिया जाए। जनरल शास्त्री ने इंतहाई गदबनाक लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मेजर चावल ने घबराहट के आलम में फोन बंद कर दिया। सायरन ऑन कर दो, मेजर चावल ने कुर्सी से उठते हुए बुलंद आवाज में कहा और तेजी से एक मेज की जानिब लपका। इसका हुक्म सुनते ही बाएं जानिब की दीवार के पास बैठे एक ऑपरेटर ने मेज पर नस्ब एक स्विच को ऑन कर दिया। मेजर चावल ने मेज के पास पहुंचकर वहां रखे एम्पलीफायर सिस्टम का बटन प्रेस किया और माइक उठा लिया। अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट, 6 अजनबी दुश्मन प्रोजेक्ट में मौजूद हैं, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, मेजर चावल ने चीखती हुई आवाज में कहा और बार बार यही ऐलान करने लगा। इसकी निगाहें स्क्रीन पर इमारत से बाहर के मंजर पर मरकूज थी। सायरन की आवाज साउंड प्रूफ कमरे में नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर अफरा तफरी फैली हुई थी। गार्ड इधर उधर भागते फिर रहे थे। मेजर चावल ने 3-4 मरतबा अपने अल्फाज दोहराए, फिर माइक रख कर सिस्टम ऑफ कर दिया। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग होशियार रहो। कैप्टन राज कपूर को कॉल दे दो कि वो वापस प्रोजेक्ट में आए और सीक्रेट सर्विस की टीम को गिरफ्तार करे। इसके आने तक मैं खुद सिक्योरिटी को कंट्रोल करता हूँ, मेजर चावल ने ऑपरेटर को हुक्म देते हुए कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि ट्रांसमीटर से सिग्नल की मखसूस आवाज उभरने लगी। मेजर चावल ने पलटकर अपने मेज पर रखे ट्रांसमीटर की तरफ देखा और मेज की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान और जूलिया एक इमारत से निकलकर इस इमारत की तरफ बढ़े जिसमें कंट्रोल रूम और इंतजामी दफातर थे। इस इमारत की छत पर एंटीना टावर नस्ब था। अभी वो इस इमारत के बरामदे के पास पहुंचे ही थे कि इमरान के वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ और वो रुक गया। बरामदे के अंदर सिर्फ एक गार्ड टहल रहा था, अलबत्ता बाहर कोई नहीं था। चुनाचे इसने बरामदे के सामने से बाएं जानिब हटकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो इमरान साहब, सफ्तर कॉलिंग ओवर। वॉइस ट्रांसमीटर से सफ्तर की आवाज़ उभरी। यस अफसर, इमरान रिसीविंग यू ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, हम दोनों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और आप वापस आ रहे हैं ओवर। सफ्तर ने दूसरी तरफ से कहा, गुड, तुम लोग हेलीकॉप्टर में पहुंचो, तनवीर को भी कॉल करके वापस बुला लो, मैं कंट्रोल रूम वाली इमारत में जा रहा हूं ओवर। इमरान ने कहा और इसी लम्हे चारों तरफ से सायरन की खौफनाक आवाज़ से फिजा गूंजने लगी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा और फिर मेजर चावन की आवाज उभरने लगी। ओ शायद किसी तरह हमारा राज फाश हो गया है। सफदर, तुम लोग तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचो और पायलट सीट संभाल लो, मैं और जूलिया फारिग होकर आते हैं ओवर एंड ऑल। इमरान ने तेजी से कहा और वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ किया और मेजर अनिल का ट्रांसमीटर निकाल लिया। इसने ट्रांसमीटर पर पहले ही मेजर चावन की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रखी थी। जूलिया भी सायरन सुनकर परेशान हो गई थी। सायरन बजते ही मुख्तलिफ इमारतों से सिक्योरिटी गार्ड निकलकर इधर उधर भागने लगे थे। इमरान ट्रांसमीटर ऑन करके कॉल करने लगा। हेलो मेजर चावन, मेजर अनिल कॉलिंग ओवर। इमरान ने मेजर अनिल के लबो लहजे में बात करते हुए कहा, यस मेजर अनिल, मेजर चावन रिसीविंग यू। तुम लोग कहाँ हो ओवर। चंद सेकंड बाद मेजर चावन की आवाज़ ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। हम आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं, काम मुकम्मल हो गया है, आपने सायरन क्यों बजाया है ओवर। इमरान ने गसीले लहजे में कहा, क्या क्या पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए हैं ओवर। मेजर चावन की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वो मिसाइल यूनिट में मौजूद थे, हमने इन्हें बेहोश करके वहीं एक कमरे में बंद कर दिया है और आपको खुशखबरी देने आ रहे हैं। इस वक्त मैं और मिस पुष्पा आपकी इमारत के बरामदे में हैं ओवर। इमरान ने जवाब दिया। मिस पुष्पा से आपके चीफ ने लातालुकी का इजहार करते हुए कहा है कि इस नाम की कोई औरत सीक्रेट सर्विस में मौजूद नहीं है, लिहाजा आप सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए प्रोजेक्ट इंचार्ज के हुक्म पर सायरन बजाया गया है ओवर। मेजर चावल ने सख्त लहजे में कहा, नॉनसेंस, पुष्पा का असल नाम शिल्पा है, मगर मैं इसे फर्जी नाम से साथ लाया हूँ ताकि वो हर केस में शिल्पा को जहमत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।